दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अगर आप होम साइंस से रिलेटेड और भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक TGT, PGT, तो इसके लिए भी आपको ये हेल्प करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें बेसिक हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आपको होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये हेल्प करेंगे। तो इसके पहले 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। इसका एक पूरा प्लेलिस्ट है UGC नेट 2022 करके इस नाम से है, तो आप वहाँ पे आप सारे क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप डेली शाम को क्विज़ होती है तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या बाय नेम भी आप सर्च कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम पेज है, ये फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पे आपको यूट्यूब वीडियो जितने भी हैं सारे वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको चैनल पे कोई वीडियो नहीं मिलती है तो बाय नेम आप उसको यहाँ पे फेसबुक पेज पे आप उसको सर्च कर सकते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई। यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि कंप्लीट फिज़िकल मतलब जो पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो फिज़िकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए। मीन्स जो उसका फिज़िकल स्टेट है, फिज़िकल स्टेट, उसके बाद मेंटल स्टेट और सोशल बीइंग, इन तीनों स्टेट में वो प्रॉपरली जो है वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। उसको ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कि वो पर्सन जो है हेल्दी है, उसके साथ साथ उसमें कोई डिजीज़ नहीं, उसमें कोई बीमारी या कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोई भी जो पर्सन है वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली तो फिट होना ही होना चाहिए, साथ में उसमें कोई भी बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट दिया है WHO ने। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट करके पूछा गया है, स्पेशली ये जो TGT, PGT के एग्ज़ाम होते हैं इनमें ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस या डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है? ऑप्शंस क्या हैं? अ लाइट येलो कलर लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टेटिंग मदर, प्रोड्यूस्ड विद इन 24 to 48 hours आफ्टर डिलीवरी, नॉट अ कंप्लीट मिल्क, इट हैज़ मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन, डी इज़ ऑल ऑफ दिस। तो कोलेस्ट्रम क्या है? तो यहाँ पे ये इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रम जो है ये हल्के पीले रंग का लिक्विड जैसा होता है जो कि जो लैक्टेटिंग मदर है उसके द्वारा सिक्रीट होता है डिलीवरी के 24 से 48 घंटे के बीच में। जो हम बोलते हैं ना फर्स्ट मिल्क जो सिक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि जिसको हम कंप्लीट मिल्क नहीं कहते हैं, बट ये विटामिन्स स्पेशली विटामिन A, प्रोटीन, उसके बाद एंटीबॉडीज़ इनमें रिच होता है, जो कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है, जो न्यूली बॉर्न बेबी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रम जो है ये इसको हम कंप्लीट मिल्क नहीं कहते हैं, बट ये लैक्टेटिंग मदर के द्वारा सिक्रीट होता है। ये हल्का येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि डिलीवरी के 24 से 48 घंटे के बीच में सिक्रीट होता है, और ये प्रोटीन और विटामिन्स और एंटीबॉडीज़ रिच होता है जो कि बच्चे की जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये इसका आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन इज फर्स्ट सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस्ड टू बेबी। बेबी को पहला सॉलिड फूड मीन्स हम फर्स्ट सॉलिड फूड इसको हम और क्या बोल सकते हैं? विनिंग फूड हम बोल सकते हैं कि विनिंग फूड्स कब से स्टार्ट करना चाहिए। हम पढ़ा है ना हमने कि 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ मदर्स मिल्क देना है, उसके बाद कोई भी विनिंग फूड, सप्लीमेंट्री फूड या कोई अदर सॉलिड फूड 6 महीने से हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। 6 महीने के बाद से हम बच्चों को अलग से कोई सॉलिड फूड देते हैं। तो यहाँ पे 6 मंथ अलॉन्ग अलग से नहीं दिया हुआ है, 5 to 6 मंथ दिया है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा कि 5 से 6 महीने के बाद बच्चे को अलग से जो सॉलिड फूड्स हैं वो दिए जा सकते हैं। मीन्स मदर मिल्क के अलावा अगर बच्चे को कोई
फूड देना है तो वो 6 महीने के बाद बच्चे को दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट सप्लीमेंट्री फूड्स कैन बी गिवन टू इन्फेंट, और क्या क्या सप्लीमेंट्री फूड्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, जूसेस, सीरियल्स, कैरेट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को दी जा सकती हैं। जूस दिया जा सकता है, सीरियल्स को कुक करके मैश करके दिया जा सकता है, कैरेट को कुक करके मैश करके। तो मीन्स जो भी बच्चे को अगर हम सप्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं तो वो प्रॉपरली कुकड होना चाहिए, सॉफ्ट स्टेज में होना चाहिए। मीन्स बहुत ज़्यादा सॉलिड फूड बच्चे उसको चिव नहीं कर पाएंगे, उसको खा नहीं पाएंगे। तो जो भी इन्फेंट को अगर कोई सप्लीमेंट्री फूड दिया जा रहा है, इन्फेंट की हम बात कर रहे हैं, तो मीन्स 1 ईयर से एज उसकी कम होगी, और 1 ईयर में बच्चा प्रॉपरली फूड उसको अगर सॉलिड फूड देंगे तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है उसको चिव करना या चबाना। तो जो भी फूड उसको सप्लीमेंट्री फूड देना है वो कुकड होना चाहिए या सेमी कुकड होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज जो इसका आंसर है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कैन बी चेंज्ड इन फूड टू मेक इट इंटरेस्टिंग। फूड को इंटरेस्टिंग बनाने में उसमें क्या क्या चेंजमेंट किए जा सकते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, कलर, टेक्सचर, टेस्ट, ऑल ऑफ दीज। फूड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आजकल देखो मार्केट में वैरायटी ऑफ कलर्स में फूड आते हैं, टेक्सचर्स में आते हैं, कितने सारे फ्लेवर्स में आते हैं। मीन्स कलर, टेक्सचर, टेस्ट सारा कुछ चेंज किया जा सकता है फूड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज लैक्टोगोगोई डू। तो लैक्टोगोगोज जो हैं ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू मदर, गिव मल्टीविटामिन टू चाइल्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो लैक्टोगोगो, लैक्टो हमने पढ़ा है क्या, लैक्टो शुगर होती है, ये किस में होती है, मिल्क में। तो यहाँ अगर आपको कोई टर्म या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप उसको जो उसमें जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको ब्रेक करके उनका मीनिंग निकालिए, तो आपका 90% जो आपके आंसर्स हैं वो सही निकलेंगे। तो लैक्टो मीन्स मिल्क शुगर, तो ये मीन्स किससे रिलेटेड है, मिल्क से। तो ये करते क्या है, तो जो लैक्टोगोगोज हैं ये मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, मीन्स ये लीड करते हैं ये मिल्क लीडिंग सब्सटेंस होते हैं। जैसे कोई लैक्टेटिंग मदर है और वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ये जो लैक्टोगोगो सब्सटेंस हैं तो ये लैक्टेटिंग मदर को दिया जाता है जिससे मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। तो लैक्टोगोगो का मिल्क मेन क्या काम है, स्टिमुलेट करते हैं मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं लैक्टेटिंग मदर में। तो ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बॉटल फीडिंग रिजल्ट इन इंक्रीज्ड इन्फेंट सिकनेस एंड मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ। जो बच्चों को ज़्यादा बॉटल फीडिंग कराई जाती है तो उनमें सिकनेस और मोर्टेलिटी के केसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शंस क्या हैं, यूज़ ऑफ मिल्क सब्सटीट्यूट ऑफ पुअर न्यूट्रिएंट कंटेंट, इनसैनिटरी प्रिपरेशन एंड पुअर हैंडलिंग ऑफ बॉटल्स, इग्नोरेंस ऑफ बेसिक रूल्स ऑफ सैनिटेशन एंड ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे बात किया गया है कि अगर हम बॉटल फीडिंग दे रहे हैं तो मीन्स जो भी इन्फेंट है उसको मदर मिल्क नहीं मिल पा रहा है, उसको हम फुलफ़िल करने के लिए, उस इन्फेंट की नीड को फुलफ़िल करने के लिए अलग से बॉटल मिल्क दे रहे हैं। अब अगर बॉटल मिल्क दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो भी मिल्क बाहर से लिया गया है या फार्मूले से जो भी मिल्क बनाया है तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे या अच्छी क्वालिटी वाले न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो एक तो ये भी है कि जो न्यूट्रिएंट्स उसमें जा रहे हैं वो पुअर क्वालिटी के हो सकते हैं, इसकी वजह से बच्चे में बीमारी हो रही है या कमज़ोर हो रहा है, सिकनेस हो रही है। उसके बाद इनसैनिटरी प्रिपरेशन एंड पुअर हैंडलिंग ऑफ बॉटल्स, जो बॉटल है उनको प्रॉपरली वॉश नहीं किया गया है, वो उनको सैनिटाइज़ नहीं किया गया है या उनको मतलब प्रॉपरली अच्छे से उनकी जो प्रिपरेशन है बॉटल की वो अच्छे से नहीं किया गया है। मीन्स सिंपल सा कि बोतल को अच्छे से साफ़ करके नहीं रखा गया है, उसके जो जहाँ पे जो कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट है वो हाइजीनिक नहीं है, जिससे हो सकता है बॉटल में कोई कंटामिनेशन हो जाए। उसके बाद इग्नोरेंस ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ सैनिटेशन, जैसे क्या करते हैं कि बॉटल को बॉयल करके रखना है, उसको अच्छे से क्या करना, उसको सैनिटाइज़ करना है, सैनिटरी प्लेसेस जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है वो साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो जो बेसिक सैनिटेशन है वो भी फुलफ़िल नहीं है। बेसिक मीन्स अच्छे से बॉटल को साफ़ नहीं किया गया है। और जो हैंडलिंग, जो भी यहाँ पे दिया है कि हैंडलिंग ऑफ बॉटल्स मीन्स जो भी पर्सन बॉटल को साफ़ कर रहा है उसके हाथ गंदे हैं या उसने प्रॉपरली बॉटल को साफ़ नहीं किया है। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर जो बॉटल के थ्रू जो मिल्क दिया जा रहा है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, अब न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो पुअर क्वालिटी के हैं और बॉटल अच्छे से साफ़ नहीं की गई है, या जिसने बॉटल साफ़ की थी उसके हाथ गंदे थे, उसके हाथों से बॉटल में कंटामिनेशन हो गया,
ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं जब बच्चे को बॉटल फीड कराते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। इनकी वजह से बच्चे जो भी इन्फेंट है वो बीमार हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज इसकी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड बाय लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर के द्वारा कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन है कैबेज फैमिली फूड, स्पाइसेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो लैक्टेटिंग मदर के द्वारा जो भी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग क्वालिटी वाले जो फूड आइटम्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरोस्टोनिया इन ओल्ड एज रिजल्ट इन। देखो ज़ीरोस्टोनिया हो सकता है आपको ये नया टर्म लगे। ज़ीरो मीन्स ड्राइनेस, हमने पढ़ रखा है ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है, ये इसका मीन्स होता है ड्राइनेस। तो यहाँ पे भी ज़ीरो मीन्स ड्राइनेस। अब ड्राइनेस होती है स्टोनिया इन ओल्ड एज रिजल्ट इन। ज़ीरो हमने पढ़ लिया ड्राइनेस। अब ओल्ड एज में मोस्टली क्या ड्राइनेस होता है, तो हम बात करेंगे टीथ में तो ड्राइनेस होता नहीं है, ठीक है। ये होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में ड्राइनेस आने लगती है जहाँ से प्रॉपर सलाइवा सिक्रेशन नहीं होता है। इसीलिए ओल्ड एज में जो अगर बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन इम्पेयर होता है, मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि प्रॉपर माउथ में जब सलाइवा नहीं होगी और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ। तो ज़ीरोस्टोनिया मीन्स सलाइवरी ग्लैंड में ड्राइनेस आना। सलाइवरी ग्लैंड में जब ड्राइनेस आएगा तो सलाइवा का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये एक ओल्ड एज में एक सिम्टम होता है ज़ीरोस्टोनिया, इसका मीनिंग होता है सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं उनमें ड्राइनेस आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओवर स्टिमुलेट्स द सिस्टम ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड के जो बच्चा है उसके सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं। कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं? ऑप्शंस में है टी, कॉफ़ी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो टी और कॉफ़ी ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगर एक्सेसिव अमाउंट में टी और कॉफ़ी कोई लैक्टेटिंग मदर ले रही है तो उसके थ्रू जो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो वो बच्चे में भी उसको सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देगा, उत्तेजित कर देगा। तो ऑप्शन ये सी वाला सही है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोर थायराइड एक्टिविटीज़ इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में जो थायराइड की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है ये देखना है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? आयोडीन इन द ब्लड डिक्रीजेज इन द फर्स्ट 2 वीक आफ्टर डिलीवरी। मीन्स डिलीवरी के जो बाद दो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते हैं उसमें आयोडीन, जो ब्लड में जो आयोडीन कंटेंट है वो डिक्रीज़ कर जाता है, कम हो जाता है। स्टेटमेंट 2 क्या है? राइज ऑफ ब्लड आयोडीन इन बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में आयोडीन का जो लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाता है, और डिलीवरी के बाद 2 वीक में जो आयोडीन का कंटेंट है वो ब्लड में फिर कम हो जाता है। तो हमने पढ़ा है कि थायराइड एक्टिविटी के बारे में हमने क्या पढ़ा है? अगर आयोडीन कंटेंट बढ़ रहा है तब भी थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी, और आयोडीन कंटेंट अगर कम हो रहा है तब भी थायराइड ग्लैंड में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। अगर थायराइड ग्लैंड की हम बात करें तो अगर आयोडीन का कंटेंट बॉडी में बढ़ रहा है थायराइड ग्लैंड तब भी एक्टिव हो जाएगी, और जैसे ही आयोडीन का कंटेंट बॉडी में कम हो रहा है थायराइड ग्लैंड तब भी एक्टिव हो जाएगी। तो थायराइड ग्लैंड दोनों केस में एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देती है। तो ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन न्यूट्रिशन व्हेन मेटाबॉलिक फंक्शन गेट डिस्टर्ब्ड इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में जब मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो उसका इफ़ेक्ट न्यूट्रिशन पे क्या पड़ता है? हमने पढ़ा था कि एडल्टहुड तक जो मेटाबॉलिक रेट है, BMR जो हमारा है वो बढ़ता है, और एडल्टहुड के बाद BMR धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ओल्ड एज है तो मीन्स मेटाबॉलिक फंक्शन कैसे होंगे? कम हो जाएंगे। अब जब मेटाबॉलिक फंक्शन कम हो जाएंगे तो उसका इफेक्ट न्यूट्रिशन पे क्या पड़ेगा? रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस, एक्टिविटी डिक्रीजेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं तो मीन्स बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो धीरे काम कर रहे हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। और ओल्ड एज में फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है तो एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्सेशन इज कन्वर्सेशन क्या है? लिसनिंग स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल, एक्सप्रेसिव स्किल या रिसेप्टिव स्किल। तो हमने पढ़ा है कि कन्वर्सेशन एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं, या सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम उसके थॉट्स एंड आइडियाज़ को, वो अपना थॉट एंड आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है तो मीन्स एक दूसरे से अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को शेयर करना थ्रू कन्वर्सेशन। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को। जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं होंगी। तो कन्वर्सेशन क्या है, एक एक्सप्रेसिव स्किल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू कमेटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जाम्पल ऑफ। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू कमेटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ऑप्शंस क्या हैं? आउटलाइन इवैल्यूएशन, इंटरनल इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस हमारी क्या, कहाँ, जो भी पर्सन काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो परफॉर्मेंस वो कहाँ दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसकी रिव्यू कौन कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्टाफ होगा, कोई रिव्यू कमेटी बनाई गई होगी, वो उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं। तो मीन्स ये सब क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, इंटरनल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैचिंग, लेकिन उसके पहले यूनेस्को, UNESCO, ये है यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, स्टडी ऑफ एल्डरली, स्टडी ऑफ मैन मशीन सिस्टम, स्टडी ऑफ एंगल्स ऑफ बॉडी बेंड, स्टडी ऑफ बॉडी डायमेंशन। तो स्टडी ऑफ एल्डरली, जो बड़े लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं जीरियाट्रिक्स 3। उसके बाद स्टडी ऑफ मैन मशीन सिस्टम, हमने पढ़ा है मैन मशीन एनवायरनमेंट सिस्टम, ये किस में आता है, ये आता है एर्गोनॉमिक्स 3। उसके बाद 4 स्टडी ऑफ एंगल्स ऑफ बॉडी बेंड, हमारी बॉडी जहाँ जहाँ से एंगल्स बेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गोनियोमीटर 1। उसके बाद स्टडी ऑफ बॉडी डायमेंशंस, हमने पढ़ रखा है बॉडी डायमेंशंस एंथ्रोपोमेट्री में आते हैं, तो आ जाएगा एंथ्रोपोमेट्री 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। एंड द क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।